तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेसिस तो हमारे सारे क्लियर है इसमें, है ना। बेसिस हमारे सारे क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम वो देख लेते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहली बात कि इन चैप्टर नंबर 5 वी नो दैट कि फेलियर जो है वो हमारे लिए अनडिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है, वहां पे देखो सबसे पहली बात तो एक तो सेफ्टी नहीं है। अगर जो हमारा फेलियर हो गया कोई भी चीज से, तो एक तो लाइफ का लॉस है, दूसरा स्ट्रक्चर का लॉस है, तीसरा फाइनेंशियल लॉस है, और चौथा क्या है कि जो इंजीनियरिंग की स्टेबिलिटी है वो भी हमारी क्या है, जनरली जो हमारे इंजीनियर होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर हम बनाए वो बहुत सालों तक चलता रहे, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर हम बनाए, और हम लॉन्ग टर्म जो है वहां पे सेफ्टी चाहते हैं। क्या वो अचीवेबल है? यस, वो अचीवेबल है, पर वहां पे फेलियर नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई क्या फेलियर क्या अनडिजायरेबल। वही चीज लिखिए कि फेलियर इज नॉट डिजायरेबल इन द सॉइल इंजीनियरिंग बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज करता है सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड द यूजेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय द ग्राउंड, है ना। जब सॉइल फेल करती है बाय वो किसी भी रीजन की वजह से हो, जनरल शेयर की वजह से हो, पंचिंग शेयर की वजह से हो, या फिर कोई भी लोकल शेयर की वजह से हो, या फिर की स्लोप की फेलियर की वजह से हो, तो फाउंडेशन क्या करता है, सेटल करता है। और थोड़ा सा भी अगर जो फाउंडेशन सेटल कर गया तो यू नो दैट कि स्ट्रक्चर में क्रैक्स तो है, देखने लाजमी है। टेल कोलैप्स लीडिंग द प्रॉपर्टी डैमेज, रिस्क ऑफ द इंजरी हो सकती है किसी भी इंसान को, और जो भी हमारा लॉस है स्ट्रक्चर का वो टोटल लॉस जो है वहां पे देखने को मिलता है। Why soil failure is undesirable? वही सब कुछ है कि सेफ्टी का रिस्क हो गया, फेलियर कैन कॉज द स्ट्रक्चर टू कोलैप्स, लैंडस्लाइड और स्लोप इंस्टेबिलिटी, एंडेंजर द लाइफ्स एंड द प्रॉपर्टी। एक तो लाइफ को भी एंडेंजर्ड करेगा और प्रॉपर्टी को भी एंडेंजर्ड करेगा। स्ट्रक्चरल डैमेज क्या हो गया, इवन जो माइनर सॉइल फेलियर है वो रिजल्ट कर सकता है क्रैक्स, टिल्टिंग, अनइवन सेटलमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था आपको, है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा में, लॉस ऑफ अ बेयरिंग कैपेसिटी, मेकिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल एंड अनसेफ। यू नो वेरी वेल कि भाई स्ट्रक्चर की डैमेज जो है, स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण जो है थोड़ा सा भी क्या होगी, हमारा जो है लॉसेस देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस क्या है कि अगर ये अनइवन सेटलमेंट भी होगी ना, तो इसमें अगर मैं रिपेयरिंग का काम करूंगा तो रिपेयरिंग का ज्यादा मुझे महंगा पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे यही बोला कि जो फाइनेंशियल लॉसेस है, रिपेयरिंग फेल्ड फाउंडेशन और करेक्टिंग द स्लो फेलियर इज एक्सपेंसिव एंड समटाइम इम्पॉसिबल, लीडिंग टू द पोटेंशियल टोटल प्रोजेक्ट लॉस। अगर जो हमारे पास रिपेयर, आप बोले कि सर अगर जो वो टूट चुका है हम उसे रिपेयर कर लेंगे, तो कई बार क्या होता है जो रिपेयरिंग होती है और जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। दैट इज वाई अब फाउंडेशन को हमको रिपेयर करना है तो वो महंगी ही पड़ेगी जनरली। और क्या है, इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी, जो भी गुड इंजीनियरिंग होगा वो प्रैक्टिस करता है कि हमें जो सॉइल को है वो स्ट्रेस से कम ही रखना है ना, फेलियर लेवल से कम ही रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी भी रहे और सर्विसेबिलिटी भी रहे हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की। तो ये चीज तो आपको मालूम ही है कि ये सब क्यों हमारे पास परमिसेबल नहीं है, फेलियर क्यों नहीं है परमिसेबल। सेकेंड ऑफ ऑल, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम टाउ की बात करते हैं, तो टाउ का जनरल मतलब ही क्या है कि जो भी हमारी स्लाइडिंग है उसको अपोज करने को ही हम क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेंथ बोलेंगे, है ना। एक तरह की ऐसी फोर्स जो अपोज करे किसको, हमारे स्लाइडिंग को जो अपोज करे उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज बीइंग नोन एज अ शेयर स्ट्रेंथ, है ना। स्लाइडिंग को जो भी अपोज करेगी वही शेयर स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट the failure is defined as the maximum shear that soil can sustain on a failure plane at the instant of a failure. This means strength is the shear stress value at which soil stop resisting. यानी ये बोला कि फेलियर के टाइम में shear strength की वैल्यू क्या रहेगी, उस टाइम पे वो वैल्यू रहेगी कि वो स्लाइडिंग को अब अपोज नहीं कर पा रहा है, उसका मैक्सिमम लेवल तक अपोज किया है लेकिन उसके बाद वो अपोज नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू एट विच सॉइल स्टॉप रेजिस्टिंग स्लाइडिंग और शेयरिंग एंड बिगिंस टू फेल एंड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द अप्लाइड लोड, दैट इज बीइंग नोन एज उसको क्या बोलते हैं हम कि हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो अब डिक्रीज हो रही है ना। फेलियर डिफाइन एज ये बोला कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द फेलियर, वो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ जो सॉइल ने सस्टेन की है ऑन अ फेलियर प्लेन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, किसी भी टाइम ऑफ द फेलियर पे भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाउ का मतलब क्या है, जो अपोज करेगा स्लाइडिंग को, और फेलियर के टाइम पे क्या होगा, जो अब रेजिस्टेंस को वो अपोज नहीं करेगा उस टाइम पे। बस इतनी सी बात है और तो कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या आता है कि स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ अ फेलियर, कि एट द टाइम ऑफ फेलियर पे स्ट्रेसेस कैसे कैसे लगते हैं। तो जब स्ट्रेसेस की बात करते हैं एट द फेलियर पे, तो सॉइल एक्सपीरियंस वो दो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस को झेलता है। आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि एक तो नॉर्मल को झेलता है, सिग्मा एन को झेलता है, और दूसरा किसको झेलता है, टाउ को झेलता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई है, शेयर को भी झेलेगा, सिग्मा एन को भी झेलेगा। अगर जब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली जीरो रहेगी, है ना। लेकिन अगर वर्टिकल में बात करूं तो वर्टिकल में शेयर की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू क्या रहेगी, वो नील होगी। लेकिन एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा आ गया, अगर वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन आ गया तब तो वो कौन सा प्लेन हो गया, हमारा फेलियर प्लेन हो गया। अगर वो किसी 45 एंगल पे नहीं आ रहा है तो मान लेते हैं कि वो कोई भी नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन है, तो उसमें दो कंपोनेंट लगते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस और एक शेयर स्ट्रेसेस। क्लियर हो गया। टाउ ऑन द फेलियर प्लेन, वो उसको हम फेलियर प्लेन भी बोलते हैं। एंड सेटिस्फाई द मोहर कोलम फेलियर, ये चीज ना बैकग्राउंड में हमेशा ही चलती रहेगी कि मोहर कोलम फेलियर, बेसिकली मोहर कोलम फेलियर। तो ये ना इसको समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है दोनों।
ठीक है ना। अब जब हम कूलम की बात करते हैं ना, तो कूलम जो जनरली है वो बेसिकली फ्रेंच इंजीनियर थे। कूलम साहब जो है वो हमारे क्या है, फ्रेंच इंजीनियर थे। और फ्रेंच इंजीनियर के साथ साथ उन्होंने, जब हमारा ये सब्जेक्ट बना भी नहीं था ना, तो उससे पहले ना उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक तो अर्थ प्रेशर के बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, है ना, अर्थ प्रेशर, और साथ में शेयर फेलियर के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि हम एक शैलो फुटिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? शैलो फुटिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकती है, लाइक स्क्वायर भी हो सकती है, लाइक स्क्वायर भी हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। पर हम ये मान रहे हैं कि एक शैलो फुटिंग है, वो स्क्वायर भी होगी, सर्कुलर होगी, या फिर वो स्टेप फुटिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे हम लोड ट्रांसफर करते हैं, तो सॉइल हम मान लेते हैं एक सॉइल का एलिमेंट, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि बिल्कुल हम फुटिंग के बिल्कुल नीचे इस पॉइंट पे, जस्ट बिलो द फुटिंग, हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, एक एलिमेंट मानते हैं। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट, ठीक है ना। मेरे साथ रहना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या अभी चल रहा है यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि लेट अस कंसीडर एन ग्राउंड, और उस ग्राउंड के हमने एक शैलो फुटिंग दे रखी है, और शैलो फुटिंग के नीचे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे हमने क्या कर दिया है, एग्जैक्टली सेंटर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेंटर क्यों है मैं अभी बता देता हूँ, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, कि एग्जैक्टली सेंटर में हमने एक सॉइल का एलिमेंट ले लिया है, और इसको मैं एज अ 3D अगर ड्रॉ करूँ, सो आई कैन सी कि अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको 3D में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको 3D में ड्रॉ कर दिया है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम एक शैलो फुटिंग लेते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, या फिर कोई स्ट्रिप फुटिंग हो, तो ग्राउंड पे क्या होगा, जो लोड ट्रांसफर करती है, तो जो हमारी सॉइल का एलिमेंट है यहाँ पे, ये एलिमेंट जस्ट बिलो द फुटिंग, ये क्या करेगा, हमारे लोड को बियर करेगा। इतनी चीज क्लियर होगी। अब इस एलिमेंट में हो क्या रहा है, जब हम इस एलिमेंट को देखते हैं, तो इस एलिमेंट में क्या हो रहा है, एक तो ऊपर से आने वाले जितना भी वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, है ना, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, तो मुझे बताओ कि इसके सराउंडिंग में, यानी फुटिंग से ऊपर से तो वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन साइड से कितना आ रहा है हमारे पास, जो साइड में सॉइल है, इस सॉइल का भी की वजह से भी तो कोई ना कोई क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे सॉइल है, तो यहां से भी एक स्ट्रेस आएगा, है ना, और यहां से भी एक स्ट्रेस आएगा। तो वी कैन से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वर्टिकल जो ऊपर से आ रहा है, तो उसको मैं सिग्मा वी से अगर रिप्रेजेंट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा वी जो है वो वर्टिकली ऊपर से आने वाली फुटिंग का लोड जो है, ये सॉइल एलिमेंट क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। और फिर साइड से भी आ रहा है हमारा स्ट्रेसेस, तो साइड से किस तरह से आ रहा है, सॉइल की वजह से हमारे पास सॉइल में इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कि ये जो है, ये सॉइल इस एलिमेंट पे इस तरह से लग रहा है, सॉइल पे, है ना। अब 3D में है, तो 3D में भी यहां से भी, यहां पे क्या है, यहां पे भी सॉइल है, तो यहां से भी एक सॉइल का आ रहा है ना। ये चीज हम बता सकते हैं। तो एक तो आ गया वर्टिकल, ये हमको क्लियर हो गया, सिग्मा वी। हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एच जो है वो दोनों साइड से आ रहा है। हम ये बोल सकते हैं ना कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल, यानी जो स्ट्रेस है हॉरिजॉन्टली यहां से आ रहा है, वो यहां से भी लगेगा, है ना। और हम ये जानते हैं कि जो साइड का सिग्मा एच है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है वो डेवलप, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो डेवलप इसलिए हो रहा है बिकॉज सॉइल इज ओवर देयर, है ना। हमने ये चीज पढ़ी है कि जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सॉइल में, तो सॉइल में वी से कि सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो एरिया है वो तो क्या है, जो एरिया है वो क्या है हमारे पास, इट इज फाइनाइट ओवर हियर। जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, और जो हमारी डेप्थ है वो क्या है, आपको ये चीज मैंने पहले बता दी है ना, डेप्थ क्या है हमारे पास, इट इज फाइनाइट। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि सेमी इनफाइनाइट जब हम बात करते हैं, तो ऊपर से आने वाला स्ट्रेस तो सिग्मा वी है, और साइड से आने वाला क्या है, सिग्मा एच है। दोनों क्या है, सिग्मा एच है। और जब साइड से लगने वाला जो भी स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल की वजह से है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सिग्मा एच है 1 है, या फिर सिग्मा एच जो 2 है, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इतनी चीज तो हम आपको क्लियर है कि सिग्मा H1 इज इक्वल टू सिग्मा H2, ये क्या है, सेम है ना। क्या किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के कारण हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस जो है इस सॉइल एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। और साथ में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो फेलियर एट दिस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि यहां पे स्ट्रेस लग रहा है और यहां पे आपको एक इंक्लाइन प्लेन देखने को मिलेगा। हम यहां पे बोले कि देयर इज नो फेलियर एट दिस पॉइंट, तो हम यहां बोलेंगे कि वी अज्यूम दैट ओवर हियर वी अज्यूम नो फेलियर राइट नाउ, है ना, नो फेलियर राइट नाउ। अब जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या कि जब मैं बात कर रहा हूं सिग्मा एच की, किसकी बात कर रहा हूं, वर्टिकल स्ट्रेसेस। क्या मैं यहां पे सारे स्ट्रेसेस लिख देता हूं, ठीक है ना। जब मैं वर्टिकल स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं तो वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है वो है सिग्मा वी। वर्टिकल स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा वी है। किसकी वजह से आ रहा है, और ये सबसे बड़ा भी है। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे, जो नॉर्मल सॉइल थी, पहले भी तो ऊपर नॉर्मली सॉइल थी, तो सिग्मा एच और सिग्मा वी उस टाइम पे सेम था। जैसे ही फुटिंग आपने रखी, तो ये जो फुटिंग की वजह से लोड है, ये लोड ज्यादा होगा। बताओ, ये लोड ज्यादा होगा, डेफिनेटली ये ज्यादा होगा सिग्मा एच से, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज हम जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, सबसे क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। क्योंकि ऊपर से फुटिंग का क्या आ रहा है, फुटिंग का लोड आ रहा है, फुटिंग का लोड आ रहा है। वी नो दैट कि पहले तो सॉइल ही थी, सॉइल की वजह से सिग्मा वी तो सेम ही था, लेकिन अब जब तुमने फुटिंग रख दी तो ऊपर से आने वाला स्ट्रेस जो है वो बढ़ चुका है। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि सिग्मा वी आ रहा है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, हॉरिजॉन्टल
स्ट्रेसेस, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये सब क्यों लिखता हूं, ताकि आप बाद में भी देखोगे ना तब भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए मैं अपनी भाषा में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सिग्मा एच बी क्या हो रहा है, बी डेवलप हो रहा है, डेवलप होता है, बट वर्टिकल से क्या रहेगा, ये छोटा ही रहेगा, वर्टिकल से छोटा ही रहेगा, छोटा है ना, डबल एच, छोटा होता है। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टिकल आ गया, ये आ गया। तीसरा है हमारा क्या, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस माने टाउ। टाउ क्या है, फुटिंग के सेंटर से, टाउ जो है फुटिंग के सेंटर के बिल्कुल, सेंटर के बिल्कुल क्या है, ये नीचे वाले पॉइंट है, नीचे पॉइंट पर होता है। और क्या होता है ये शेयर स्ट्रेस, जैसे हम बात करें शेयर स्ट्रेस, यहां पे वैल्यू जो है शेयर स्ट्रेस की वो क्या है, 0 है। मैं बोल रहा हूं कि अभी समझ में आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस मैंने बोला टाउ फुटिंग के सेंटर के बिल्कुल नीचे पॉइंट पर होता है, फुटिंग के सेंटर के, ये जो देख रहे हो ना, फुटिंग का जो सेंटर है इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्या है, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कितना होगा, 0 होगा। क्यों होता है ये 0, जब भी हम देखते हैं ना, यहां पे इंपॉर्टेंट है वाई इट इज 0, यहां पे लिखो कि वाई इट इज 0, वाई इट इज 0, यानी शेयर स्ट्रेस क्यों 0 है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मोहर सर्कल के कॉन्सेप्ट से जब हम बात करते हैं स्ट्रेस ना, तो स्ट्रेस एक एलिमेंट पे, चाहे वो सॉइल का हो, तो वो अलग अलग प्लेन पर क्या होता है, वो रिजॉल्व होता है। मोहर सर्कल का ये कॉन्सेप्ट है। जब हम फुटिंग के बिल्कुल नीचे देखते हैं ना, सेंटर लाइन के अलोंग देखते हैं, तो एक एलिमेंट जो है ना, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, यहां पे ना सिमेट्री की वजह से ना शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट इज वाई यहां पे शेयर स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाता है। शेयर स्ट्रेस क्या हो जाता है, यहां पे 0 हो जाता है। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, यहां पे जो हमारे शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट होते हैं ना, वो कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फुटिंग के बिल्कुल सेंटर पे, यानी सेंटर के अलोंग शेयर स्ट्रेस एट द एलिमेंट जो कि फुटिंग के बिल्कुल पॉइंट सेंटर पे है, वहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जब भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है ना, तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इट इज बीइंग नोन एज अ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जब भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी ना, तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर हो गया। जब हम स्ट्रेसेस की मैकेनिक्स देखते हैं ना, या फिर उसका जो जनरल रूल होता है, वो रूल पता क्या होता है, जिस भी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है ना, वो जिस भी प्लेन पे, यहां पे लिख भी देता हूं कि जिस भी प्लेन पे, अच्छा ये 0 क्यों है, यहां पे लिख देते हैं कि वाई इट इज 0, ये 0 क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं, ये लिख भी देता हूं मैं सामने, क्योंकि मैंने वहां पे नहीं लिखा है। तो ये चीजें जो है ना, ये न्यूमेरिकली, और ये जो है ना, यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा, वहां पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है मैंने, पर स्टिल आपको यहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा कि वाई इट इज 0। 0 इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक एलिमेंट पे, एक एलिमेंट के अलग अलग प्लेन पर क्या होता है, वो रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व होता है। ऐसा क्या है ये, ऐसा ये मोहर कॉन्सेप्ट के, मोहर सर्कल का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। अभी मोहर सर्कल नहीं पढ़ा ना, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। मोहर सर्कल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस क्या है, एक एलिमेंट के अलग अलग प्लेन पर क्या होता है, वो रिजॉल्व होता है। तो जब हम फुटिंग के बिल्कुल नीचे देखते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, तो जब हम फुटिंग के नीचे देखते हैं, जब हम फुटिंग के बिल्कुल नीचे, फुटिंग के बिल्कुल नीचे देखते हैं, नीचे में जो सेंटर लाइन के अलोंग है, सेंटर लाइन के अलोंग है, सेंटर लाइन के अलोंग एक एलिमेंट को देखते हैं, एक एलिमेंट को देखते हैं, तो वहां पर सिमेट्री बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर यहां सिमेट्री के कारण, सिमेट्री की वजह से जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, वो क्या होता है, शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट्स कैंसल हो जाते हैं, मतलब जो हमारा MATLB है ना, मतलब जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जब हम शेयर स्ट्रेस 0 होता है, तो उस पॉइंट पे, जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं। ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेसेस का मैकेनिक्स होता है, ये एक जनरल रूल भी बोल सकते हैं आप इसको। जिस भी प्लेन पर जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो 0 होता है ना, उस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं, जैसे कि सिग्मा वी हो गया, ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा वी को क्या बोलेंगे हम, इट इज बीइंग नोन एज अ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर हो गया दोनों चीजें, ठीक है ना।
फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन कौन से हो गए, एक तो इस प्लेन पे क्या है, सिग्मा वी जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, और सिग्मा एच भी क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है, आपने सॉइल में भी इसको सोम में भी पढ़ा होगा कि सिग्मा एच और सिग्मा वी मेजर और माइनर कौन सा होगा। अब मेजर वो होता है जो सबसे बड़ा होता है, मेजर में से सबसे बड़ा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि फुटिंग के कारण इस सॉइल एलिमेंट पे एक अलग सा लोड आ रहा है, जिसकी वजह से जो सिग्मा वी है वो बड़ा है किससे, सिग्मा एच के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मेजर कौन सा हो जाएगा, सिग्मा वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर हो जाएगा। और जैसे ही मैं माइनर की बात करूंगा, यानी जो कम है सिग्मा वी से, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा H1 एंड सिग्मा H2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब हम 3D की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, सिग्मा वी भी लेंगे, सिग्मा H1 भी लेंगे, सिग्मा H2 भी लेंगे। जब 2D की बात करेंगे तब हम क्या लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा वी और सिग्मा H लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए है बिकॉज सिग्मा एच को देखोगे और सिग्मा H1 को देखोगे तो ये दोनों क्या सेम है, किसके कारण आ रहे हैं, सॉइल के कारण आ रहे हैं। तो आप 2D में सिग्मा H1 और सिग्मा H2 को एक ही लिख सकते हो, जिसको बोल सकते हैं हम सिग्मा H। दोनों चीजें समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक हमने क्या लिया, ग्राउंड लिया, ग्राउंड के ऊपर फुटिंग ली, फुटिंग के ऊपर फुटिंग के नीचे बिल्कुल सेंटर के अलोंग हमने एक क्या लिया है, एक ऐसा एलिमेंट लिया है, सॉइल का एलिमेंट लिया है। उस सॉइल के एलिमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं। हमें ये पहले से मालूम था कि जो एरिया होता है वो इनफाइनाइट होता है और जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। ये चीज हमें पहले से ही क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके कारण, इस फुटिंग के कारण एक क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, वो स्ट्रेस आ रहा है। तो वो स्ट्रेस जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, फुटिंग के कारण आ रहा है। मैंने उसको बोला कि वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी से मैंने रिप्रेजेंट किया, सॉइल के कारण सिग्मा एच आ रहा है, सिग्मा H2 आ रहा है। और क्या बोला कि सिग्मा एच और सिग्मा H2 जो है वो सेम है बिकॉज ये दोनों सॉइल के कारण आ रहा है। तीसरा क्या बोला कि जब मैं सेंटर के अलोंग देखता हूं, इसी सॉइल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे इस प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, 0 क्यों रहेगी। जब आप सेंटर के अलोंग देखते हो तो एक सिमेट्री बनती है, जिसके कारण क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस के जितने भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, और जिस भी प्लेन में, जिस भी एलिमेंट में ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, वहीं पे हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा वी भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा एच भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। क्यों, क्योंकि इस प्लेन पे हमारा शेयर की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मेजर और माइनर ये दोनों क्यों आए। देखो जब हम देखते हैं बड़े वाले स्ट्रेसेस को, यानी फुटिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है वो मेजर है, वो बड़ा है, किससे, सिग्मा एच से। तो हम बोलेंगे कि ये मेजर है इसलिए हम इसको मेजर बोल रहे हैं, और ये माइनर है इसको हम माइनर बोल रहे हैं। क्लियर हो गया सब कुछ, जो भी चीजें मैंने बताई आपको कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ठीक है ना। अब वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि जब हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस की, देखो टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो, लेकिन आप पूरा ही लिख लेना है ना। शेयर स्ट्रेस वो 0 होता है जब भी होता है, that is being known as a principal stresses, principal stresses। क्लियर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका बेसिक क्या है कि जो जनरल रूल है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेसेस है, स्ट्रेसेस का जो मैकेनिज्म है ना, स्ट्रेसेस का जो भी मैकेनिक्स है, स्ट्रेसेस मैकेनिक्स का ना एक जनरल रूल होता है। स्ट्रेसेस मैकेनिक्स का एक क्या होता है, जनरल रूल होता है, जनरल रूल होता है, रूल होता है, क्या होता है वो रूल, रूल ये होता है कि जब जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, उस प्लेन पर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रेसेस जो एक्ट करते हैं ना, स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं उन्हें, कहते हैं, मतलब ये है कि फुटिंग के बिल्कुल नीचे वाला जो सॉइल एलिमेंट है वहां पे जो वर्टिकल स्ट्रेसेस होंगे, फुटिंग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा फुटिंग के बिल्कुल नीचे, फुटिंग के बिल्कुल नीचे वाला सॉइल एलिमेंट, नीचे वाले सॉइल एलिमेंट पर जो वर्टिकल स्ट्रेसेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन, वर्टिकल स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे। और दूसरा जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे, एक तो बोलेंगे हम मेजर, एक को बोलेंगे हम क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, सिग्मा 1 से। क्लियर हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है हमारे पास, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 3, ठीक है ना। यहां पे सिग्मा 3 कौन सा है, सिग्मा 3 है यहां पे, सिग्मा 3 कौन सा है यहां पे, ये हो गया हमारा सिग्मा 1, और सिग्मा 3 कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सिग्मा 3, और ये वाला क्या हो गया, सिग्मा 2 हो गया। समझ में आ गया आपको सब कुछ, ठीक है ना। तो इन सब के जो मुझे नाम लिखने तो मैं कैसे लिखूंगा कि जो सिग्मा 1 है,
सिग्मा 1 क्या है, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा 3 क्या हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गया, और जो हमारे पास सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर हो गया, जो मैंने आपको बताई सिग्मा 2, ठीक है ना। सेकंड ऑफ ऑल हमारे को क्या पता है कि जो टाउ है वहां पे, यानी जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या है, 0 है, शेयर स्ट्रेस विल बी 0 ओवर देयर। क्लियर हो गया सब कुछ। अगर मैं इन सबको रिवैम्प करूं, दोबारा से अपडेट करूं, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से शुरू करते हैं, कहां से बात की थी हमने बात की थी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो वी नो वेरी वेल कि जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, या फिर जब हम किसी सॉइल को देखते हैं, है ना, या फिर कोई भी सॉलिड ले लिया, तो क्या हो रहा है कि सॉइल क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन पे क्या लग रही है, हमारी स्ट्रेसेस लग रही है, जैसे मैंने बताया अलग अलग डायरेक्शन पे क्या लग रही है, इसमें स्ट्रेसेस जो है वो एक्ट करती है। अब इनमें से ना कुछ ऐसे प्लेन होते हैं जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल ही 0 होती है। और मोहर सर्कल के कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें ना, तो बिल्कुल ही जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है किसी भी सर्कल का, दैट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वहां पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, 0 के बराबर होती है। और मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट होगा उसमें अलग अलग डायरेक्शन में क्या लगेंगी, स्ट्रेसेस लगेगी। अब यही जो हमारी अलग अलग डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेसेस लग रही है, कई ऐसे प्लेन आते हैं जहां पे बिल्कुल ही शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और उसी प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि सिग्मा वी हो गया और सिग्मा एच हो गया, अब ये दोनों क्या है, दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब ये तो दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, दोनों टाइप के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैंने बता दिए। एक तो क्या लग गया, सबसे बड़ा वाला नॉर्मल स्ट्रेस लग गया, और एक तो सबसे छोटा वाला नॉर्मल स्ट्रेस लग गया। क्लियर हो गया। अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D में क्या आएगा, एक और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आएगा, जिसको हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो ज्यादातर हम किस में बात करते हैं, 2D में बात करते हैं। वी डू नॉट टॉक अबाउट द 3D। क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। और भी रीजन है कि 2D में क्यों करते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि जो सिग्मा 2 है और सिग्मा 3 है वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एज वी नो कि भाई सॉइल लग रहा है, सॉइल की वजह से लग रहा है, तो हम किसकी बात करेंगे, ज्यादातर 2D की ही बात करेंगे। अगर जब हम 2D के एनालिसिस की बात करेंगे तो हम इन सिर्फ कौन कौन से लेंगे, सिग्मा 1 लेंगे और सिग्मा 3 लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, अगर जो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को देखें, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए। अगर जो मैं इसे एक्सटेंड करूं और इसे भी मैं एक्सटेंड करूं तो वी कैन से कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी दोनों क्या है, दीज आर ऑर्थोगोनल। क्लियर हो गया। मतलब अगर एक प्लेन जो है वो सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है तो उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे एक और हमारे पास नॉर्मल एक्ट करेगा, जिसको हम सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑर्थोगोनल का वही मतलब होता है, परपेंडिकुलर का भी वही मतलब होता है, ठीक है ना। और जस्ट बिलो द फुटिंग की अगर मैं बात करूं तो फुटिंग के सेंटर के बिल्कुल नीचे, सेंटर के यहाँ पे नीचे जो है, सेंटर के नीचे अगर मैं बात करूं, सेंटर के नीचे जो सॉइल एलिमेंट है, इस सॉइल एलिमेंट में जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, वो 0 है। क्लियर हो गया। और उस एलिमेंट पे जो वर्टिकल प्लेन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, और जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसे माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। समझ में आ गया। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस को ही हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, ये आपको पता लग गया, ठीक है ना। वो चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, और दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। समझ में आया दोनों चीजें, सब कुछ आपको जो भी मैंने यहां पे बताया। तो अपनी कॉपी में सब कुछ ना इसी तरह से लिखना है, अपनी अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है ना। मेजर के लिए भी मैंने बता दिया कि जब हमारा शेयर स्ट्रेस 0 होता है तो उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। जो भी हमारे नॉर्मल होते हैं उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी नॉर्मल होते हैं उन्हीं को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस का जो स्ट्रेस मैकेनिज्म है वो एक तरह का क्या है, हमारा एक जनरल रूल क्या बोलता है, वो जनरल रूल ये बोलता है कि जिस प्लेन पर शेयर की वैल्यू 0 है उस प्लेन के जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे वो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेट करेंगे, उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना। फुटिंग के बिल्कुल ही नीचे वाली जो सॉइल एलिमेंट पर क्या क्या लग रहा है, एक तो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहा है। मेजर क्या हो गया, माइनर क्या हो गया, सिग्मा 2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अगर 3D में बात कर रहे हो, 2D में बात कर रहे हो तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने 2D की बात की तो लेट अस हम से कि भाई 2D की अगर जब हम बात करेंगे तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो ये मैंने 2D एनालिसिस के लिए डायग्राम बना दिया, आप ध्यान से देख सकते हो। आप एक चीज तो हमेशा से अभी से जानते हो कि यू नो वेरी वेल कि 2D में हम इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, यानी सिग्मा 2 की बात वहां पे नहीं होगी। क्लियर हो गया। सेम सॉइल एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेंड्रिकल मानना है सिलेंड्रिकल मान लो, स्क्वायर मानना है स्क्वायर मान लो। बस होना क्या चाहिए कि वहां पे सिग्मा 1 लगेगा, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस है, एक तो सिग्मा 1 लगेगा, दूसरा क्या लगेगा हमारे पास, सिग्मा 3 लगेगा। दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है ना। अब हम क्या मान रहे हैं कि अगर ये एक सॉइल का एलिमेंट है, अब ये सोचना है आपको कि जिसपे क्या है, एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप इस एलिमेंट के अंदर ना एक इंक्लाइन प्लेन को अज्यूम करोगे, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम एन इंक्लाइन प्लेन। ये मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ये अज्यूम करना है हमारे, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि हमने क्या कर दिया कि कंसीडर प्लेन, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि लेट अस कंसीडर अ प्लेन, ठीक है ना। अब इस प्लेन का नाम आप कुछ भी रख दो, बी मान लो, इसको ए मान लो, तो मान लेते कि हमने ए और ए जो है एक प्लेन को हमने कंसीडर किया, ठीक है ना। कंसीडर अ प्लेन ए और किसी एक एंगल पे हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि थीटा वो एंगल है फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस, ठीक है ना। जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं उस नॉर्मल स्ट्रेसेस से, यानी नॉर्मल स्ट्रेसेस दोनों ही है। यहां पे हम बोले कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से अगर हम बात करें कि एक एंगल कौन सा है, वो थीटा। ये एंगल थीटा कहां से है लिया हुआ हमने, ये एंगल थीटा है विद द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहां बोले कंसीडर प्लेन ए एट एन एंगल थीटा,
एट एन एंगल थीटा विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, विद अ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब कहीं बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिया सर आपने, ये क्यों लिया इंक्लाइन प्लेन? देखो सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो मैक्सिमम क्या रहेगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। वर्टिकल में लोगे तो मैक्सिमम क्या रहेगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा वहां पे। लेकिन इंक्लाइन पे ना दोनों एक्ट करेंगे, एक तो नॉर्मल जो ऊपर से आ रहा है सिग्मा एन जो ऊपर से आ रहा है, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, शेयर की वैल्यू भी आ जाएगी। शेयर की वैल्यू यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट नहीं थी ना, तो अब जो है शेयर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। अगर मैं देखूं बात तो सिग्मा एन ऊपर से हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम होता है, लेकिन शेयर की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। वैसे ही अगर यहां से देखूं तो शेयर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे और इसके अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो सिग्मा एन भी एक्ट करेगा, और इसके अलोंग ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है इसके अलोंग क्या एक्ट करेगा, शेयर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे यही चीज हमने करनी है, और यही चीज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन को अज्यूम कर दिया, ठीक है ना। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी कि कंसीडर अ प्लेन ए विद अ एंगल थीटा फ्रॉम द किससे, विद अ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, सॉरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बना सकते, कहीं भी बना सकते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या रहेगा, सॉरी सिग्मा एन क्या रहेगा, इसके नॉर्मल रहेगा, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके अलोंग क्या एक्ट करेगा, शेयर एक्ट करेगा, ठीक है ना। इसके अलोंग क्या करेगा, शेयर एक्ट करेगा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा एन इसके परपेंडिकुलर, यहां पे लिख देता हूं कि सिग्मा एन जो है यहां पे क्या है, ताकि आपको बाद में याद रहे, ये एक नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या है ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और दूसरा क्या है हमारे पास, द टाउ इज बीइंग नोन एज अ शेयर स्ट्रेस। ये मैंने आपको पहले बता रखी, टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है। और ये क्या है, हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, इट इज द पैरेलल कंपोनेंट। क्लियर हो गया। अगर सिग्मा एन और टाउ जो है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक रिजल्टेंट भी यहां पे एक्ट कर रहा होगा। हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक रिजल्टेंट जिसको मैं सिग्मा आर से डिनोट कर रहा हूं, जो कि कितने एंगल पे है, द एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी बोलते हैं जिसे, इट इज द बीटा, ठीक है ना। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी इज बीइंग नोन एज अ बीटा ओवर हियर। अच्छा, दूसरा हमने ये जो एनालिसिस की है ये किसके लिए की है, मैंने बताया था सैंड के लिए की है। अगर ये हमने सैंड के लिए की है तो हम क्या बोल सकते हैं कि शेयर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। लेकिन यहां पे हमने क्या दिखा है, बीटा, तो हम यहां पे बोलेंगे बीटा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, बीटा, फाई की जगह बीटा आ जाएगा। तो यहां पे जो हम बात करें कोहेजन की, तो कोहेजन तो 0 है, तो वी कैन से कि टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा एन टेन बीटा हो जाएगी। तो इस केस में जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है, यानी एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है जो, ठीक है ना, GUITY है, ठीक है ना, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बीटा विल बी इक्वल्स टू टाउ अपॉन द सिग्मा एन, या फिर इसको साथ में लिखो tan इनवर्स, ठीक है ना। इसको यहां से यहां पे लिख देते हैं, और वी कैन राइट इट इज tan इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो समझ में आया कि एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी भी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो सिग्मा एन है, यानी जो सिग्मा एन है और जो हमारी टाउ है, इन सब की वैल्यू भी हमें दिखानी है। तो इन सब की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं जनरली क्या लिख रहा हूं, सबकी वैल्यूज लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, और नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, यानी सिग्मा एन को मुझे रिप्रेजेंट करना है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, यानी मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की टर्म्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट कि सिग्मा एन जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। अभी बस देखो, अभी मैं बता दूंगा कहां से आया, प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अभी जस्ट हम मोर सर्कल करेंगे ना, तो उसमें पता लग जाएगा आपको, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा सी। क्लियर हो गया। और अब नॉर्मल स्ट्रेस तो पता लग गया, अब हमें को टाउ भी पता करना है, यानी शेयर स्ट्रेस भी पता करना है। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है, शेयर स्ट्रेस यानी टाउ जो है दैट इज इक्वल टू, इसको भी मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, अच्छा 2 नहीं आएगा है ना, बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी तो हमने निकाल ली, लेकिन अगर जो ये रिजल्टेंट, इन दोनों का वेक्टर सम क्या है, जो हमारा सिग्मा एन है और जो हमारा टाउ है, इन दोनों का वेक्टर सम क्या है, बेसिकली सिग्मा आर है। और सिग्मा आर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे सिग्मा आर को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे सिग्मा आर को रिप्रेजेंट करना है, यानी जो रिजल्टेंट है, जो क्या है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, अगर मुझे सिग्मा आर को रिप्रेजेंट करना है, तो बताओ मैं कैसे कर सकता हूं, बताओ। अरे पढ़ा नहीं आपने, द अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो हमने कितने फॉर्मूले यहां पे लिख दिए, एक तो नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए लिख दिए, अगर जो मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में रिप्रेजेंट करना है, मेजर और माइनर में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप सिग्मा एन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया। और थीटा की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, थीटा लिखो इसको आप यहाँ पे, थीटा सी मत लिखो, ठीक है।
तो हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप किस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो इसको, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ शेयर स्ट्रेस में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को, तो मैं शेयर में इस तरह से लिख सकता हूँ और रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा r को मैं इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी किस तरह से, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा n, जहां पे इन सब की वैल्यूज क्या है। अगर मैं सिग्मा 1 सॉरी इन सबको, ये बेसिकली हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, स्ट्रेसेस को हमने रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने के बाद हमें उन इस वैल्यूज यानी ये फॉर्मूले जो है सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। जैसे सिग्मा n को मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के उसमें लिख सकता हूं, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। शेयर को अगर जो मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पे लिखना है, यानी इंक्लाइन प्लेन पे आने वाले जो शेयर है उनको अगर जो मुझे रिजॉल्व करना है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। और सिग्मा r को इस तरह से सिग्मा n प्लस टाउ का स्क्वायर, ये चीज तो आपको पता ही है। और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी भी, ठीक है ना। अच्छा, जब सिग्मा 1 की बात करेंगे तो ये चीज मैंने आपको पहले बता रही कि इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और सिग्मा 3 क्या है, इट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कोई बोलता होगा ना सर बार बार क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको ना बाद में पता नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। अभी तो आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। और थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड और किसके बीच में, बताओ, और है इंक्लाइंड प्लेन और मेजर प्रिंसिपल प्लेन। समझ में आया आपको। इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी है, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। आपने यहाँ पे देखा कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं लिखे है। तो जैसे कि आप समझ रहे हो वही इसका मतलब होता है, पर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखता हूँ कि जब हम प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हर एक प्लेन जो है वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा, पहली बात। हर एक प्लेन जो है, यानी फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल प्लेन जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही लगते हैं। क्या लगते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस ही लगते हैं। तो जो आप सोचे थे वो बिल्कुल सही है, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट और ऐड कर लेना कि प्रिंसिपल प्लेन क्या है जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वहां पे लगता है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, सिग्मा 1 लग रहा है, ठीक है ना। ऊपर से आने वाला जो भी डेविएटर प्रेस है स्ट्रेस है वो आपको लग रहा है, और जो भी हमारा साइड से आने वाला जितना भी हमारा कन्फाइंड प्रेशर है, कन्फाइंड स्ट्रेस है, वो है सिग्मा 3। क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, एक दूसरे का एंगल कितना है, ऑर्थोगोनल है, दे आर बोथ ऑर्थोगोनल। और एक इंक्लाइन प्लेन है जो इसका एंगल क्या है, थीटा है। ये इतनी चीज तो हम जानते हैं, अभी हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि जब हम बात करें, ये तो नॉर्मल केस था, अभी हमने ए लेके किया था बात। अब मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे अगर शेयर स्ट्रेस निकालना है, शेयर स्ट्रेस अगर जी मुझे निकालना है, लेकिन एट अ फेलियर पे मैं देखना चाहता हूं इसकी मैक्सिमम लिमिट कि शेयर स्ट्रेंथ जनरली होगी क्या किसी भी सॉइल की, तो शेयर स्ट्रेंथ वो होगी कि विदाउट एनी फेलियर, जब विदाउट एनी फेलियर वो सॉइल जो है वो पूरा क्या कर जाए, रेजिस्ट कर जाए, उस पूरे की पूरी स्लाइडिंग को रेजिस्ट कर जाए, उसी को हम क्या बोलते थे, शेयर स्ट्रेंथ बोलते थे। लेकिन अब जो बात हो रही है वो फेलियर की बात हो रही है, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे ऊपर से लगने वाला जो भी हमारा डेविएटर स्ट्रेस होगा वो भी क्या करेगा, फेलियर को रिजल्ट करेगा, और सिग्मा 3 भी है वो भी फेलियर को ही रिजल्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आने वाला जो भी शेयर स्ट्रेंथ है वो भी हमारे को क्या मिलेगा, एट अ फेलियर प्लेन पे मिलेगा। ये क्या होगा, ए जो है, पहले जो ए था ना वो फेलियर प्लेन नहीं था। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कि जब हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे 2D एनालिसिस में, तो ये एट अ फेलियर पे नहीं था, ये कब था, ये नॉर्मल केस था। नॉर्मल केस में क्या था, हमने बोला कि कोई थीटा है और कोई एंगल पे हमने सिग्मा 1 सिग्मा 3 जो है वो देखा, और एक इंक्लाइन प्लेन हमने कंसीडर किया। लेकिन अगर जो मैं अब बात करूं और मैं अब बोलूं आपको कि अब हमें फाइंड आउट करना है ऐसा केस जहां पे टाउ एफ मुझे मिल सके, यानी शेयर स्ट्रेंथ एट द फेलियर मिले, एट द पॉइंट ऑफ अ फेलियर पे मिले, और किस पे, फेलियर प्लेन पे मिले, तो वो अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो सिग्मा 1 चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगा, सिग्मा 3 होगा। इन्हीं दोनों के कारण क्या बनेगा, हमारा मेजर और माइनर प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर हो गया दोनों चीजें। तो हम इसको आइडेंटिफाई, यानी इसको आगे जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। अभी की टाइम में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ट्रायक्सियल टेस्ट जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ट्रायक्सियल टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी जो है मैं आपको दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा बेस जो है यहां से भी बन जाए। अब ये जो सॉइल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, और जो हमारा ट्रायक्सियल टेस्ट है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है हमारा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है यानी सिग्मा 1 है, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है यानी जो हमारा सिग्मा 3 है, इन दोनों को डिटरमाइन करने का काम करता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ट्रायक्सियल टेस्ट का अगर जैसे सेटअप देखा जाए तो ट्रायक्सियल टेस्ट का सेटअप कैसे होता है, जब मैं ट्रायक्सियल टेस्ट को देखता हूं ना तो वहां पे दो चीजें होती है। क्या, एक तो होता है, देखो हमारा ट्रायक्सियल सेल, जो भी हमारा सेल होगा, जो भी ट्रायक्सियल टेस्ट का सेल होगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को डालेंगे और सॉइल सैंपल के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे और हम देखेंगे कि वो कहां फेल करता है और किस इंक्लाइन प्लेन पे वो फेल करता है। समझ में आया। हमने क्या किया, हमने एक सॉइल का सैंपल लिया, अब सॉइल के सैंपल के ऊपर हमने उसे रैप कर दिया। ये सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है, इसको इस तरह से समझना कि सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है। अब मैंने कहा कि एक सॉइल सैंपल लिया, इस सॉइल सैंपल को मैंने रबर मेम्ब्रेन से क्या कर दिया, रैप कर दिया है, और ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को मैंने ट्रायक्सियल सेल में डाल दिया। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इस सैंपल पे हम क्या करेंगे, दो तरह के लोड लगेंगे। ये जो सैंपल है इस पे दो तरह के लोड लगेंगे। लेट अस कंसीडर कि ये वो सैंपल है, ठीक है ना,
इसके अंदर ही सॉइल सैंपल है और यहाँ पे क्या है हमारा रबर मेम्ब्रेन भी है। तो ये हमारा सॉइल सैंपल हो गया और रबर मेम्ब्रेन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सॉइल सैंपल पे दो तरह के क्या लगेंगे, प्रेशर लगेंगे अभी के टाइम पे। जब ये सॉइल, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, हम जनरली क्या कर रहे हैं, हम फील्ड पे गए, फील्ड से हमने सॉइल उठाई और इस सॉइल को हम रबर मेम्ब्रेन से कर रहे हैं और फिर उसके बाद डायरेक्शनल टेस्ट में ले रहे हैं। तो जनरली होगा क्या, जब आप इस सैंपल को बाहर निकालोगे तो आपको पता है कि इसके इस साइड पे क्या है, सॉइल है, इस साइड पे क्या है, सॉइल है। यानी ऊपर से आने वाला जो भी हमारा स्ट्रेस था वो भी क्या है, सेम है। ऊपर से जो हमारा सॉइल सैंपल है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने कंसीडर कर दिया एक ऐसा, तो मान लो यहां से अगर जो सॉइल निकाली है तो आपको पता है कि इसके ऊपर से भी कुछ ना कुछ लोड लग रहा होगा, इसके साइड से भी कुछ ना कुछ लोड लग रहा होगा और इसके यहां पे भी कोई ना कोई लोड लग रहा होगा और यहां से भी कोई ना कोई लोड जो है इस पे लग रहा होगा। इतनी चीज तो आपको समझ में आती है। फिर उसके बाद हमने कोई लोड या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसके बाद क्या है, हमारा ऊपर से आने वाला जो स्ट्रेस है वो ऐड अप हो जाता है। यानी पहले जो हमारा स्ट्रेस था वो ओवरऑल सेम था। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम इस सॉइल सैंपल में यहाँ पे या तो आप क्या करो, पानी लगाओ। हमारे को ना ये वाला जो सिग्मा है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 3 और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, सेल प्रेशर। सेल प्रेशर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम ट्राइक्सियल सेल में ले रहे हैं इसको। अदरवाइज अगर जब मैं इसको ग्राउंड पे देखूं तो ये क्या है, एक तरह का कन्फाइंड प्रेशर है। इट इज द कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर मतलब ये कई सालों से लगता आ रहा है, इसमें साइड से जो है वो लगता आ रहा है। अब हमने जब सॉइल सैंपल को लिया तो हमने सेम जो फील्ड में कंडीशन जो डेवलप हुई है उसी को हमारे को लैबोरेटरी में भी डेवलप करना है। तो मैंने क्या किया कि सिग्मा 3 को लगाया। अब बताओ मुझे, अगर मुझे सब सारी जगह से मुझे सेम प्रेशर लगाना है, सिग्मा 3 तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ये भी सिग्मा 3 है, ये भी सिग्मा 3 है, यहां से भी सिग्मा 3 है, ये भी सिग्मा 3 है। तो ये सिग्मा 3 सारी जगह सारी डायरेक्शन से सेम लग रहा है एक सॉइल सैंपल पे। तो बताओ सिग्मा 3 मैं किस तरह से लगा सकता हूं, या तो आप क्या करो, यहां पे पानी डाल दो, ठीक है ना, पानी डाल दो, उसको प्रेशराइज कर दो और प्रेशराइज करके सिग्मा 3 तक आप पहुंच लो, ठीक है ना, सिग्मा 3 तक आप यहां पे पहुंच लो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रेशर बोलते हैं। या तो फिर क्या करो, आप ऑयल करो, ऑयल के थ्रू क्या करो, ऑल राउंड आप कन्फाइंड प्रेशर लगा दो इसमें, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये जो है 3D में कैसे लगेगा, 3D में चारों ओर से लगेगा, ठीक है ना। अभी 2D में दिखा रहा हूं तो 2D में समझना कि साइड से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो आई कैन सी कि अगर मैंने कोई भी प्रेशर लगाया पानी की वजह से या फिर सॉइल की वजह से, तो यहाँ पे साइड से क्या लगेगा, एक कन्फाइनिंग प्रेशर, यानी एक जो है हमारा सेल प्रेशर साइड से लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह से क्या लग रहा है हमारा सिग्मा 3 हर जगह से इस सॉइल पे लग रहा है थ्रू अ पानी या फिर क्या, ऑयल ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे लगेगा। अब ये जो सिग्मा 3 है, बताओ मुझे ये क्या है, ये मेजर है कि माइनर है? डेफिनेटली ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हमारा, जो इस पूरे सॉइल स्पेसिमेन में लग रहा है। तो सिग्मा 3 क्या है यहाँ पे, इट इज द सिग्मा 3 जो है ये क्या है हमारा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, ठीक है ना। समझ में आया सब कुछ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक एक्स्ट्रा एक्शन लोड लगा रहे हैं, ऊपर से हम एक एक्स्ट्रा लोड लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज हम चाहते हैं कि इसको हम सॉइल को फेल करें, जितना भी लोड लगाए हम इसको फेल करना चाहते हैं। तो फेल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर से क्या लगाएंगे, एक डेवियोट्रिक लोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम एक लोड लगाएंगे, एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा लोड को हम लगाएंगे ऊपर से, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा एक्शियल लोड जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी पिस्टन की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लोड लगाते हैं। जब ये लगता है ना तो सैंपल क्या करना है, फेल होना शुरू कर जाएगा। आपको पता है कि जैसे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जनरली जो हम बात कर रहे हैं, ये जो डिवेटर, इसको हम बोलते हैं जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं डेविएट्रिक लोड, ठीक है ना, डेविएट्रिक लोड बोलते हैं इसको। यानी यहां से लगता है, अभी मैं अच्छे से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बेस आपका बन जाए तो उसके बाद हम बात करेंगे। तो सिग्मा डी जो है, अच्छा पहले मुझे बताओ कि जो हमारा, मैं आपको बात करता था सिग्मा 1 की, तो सिग्मा 1 यहां पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 3 ऑलरेडी पूरे सॉइल स्पेसिमेन पे लग रहा है। हम देखना कहां चाहते हैं, सॉइल स्पेसिमेन में देखना चाहते हैं, हम ना ही ट्राइक्सियल सेल पे देखना चाहते हैं, हम सॉइल सैंपल पे देखना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने सिग्मा 1 की बात की तो एक तो सिग्मा 3 पहले से ही लग रहा था, प्लस अब यहां पे जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस जो भी हमारा डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। तो समझ में आया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरह से आया, माइनर तो ऑलरेडी था ही, ऊपर से आने वाला जो एक्स्ट्रा एक्शन लोड है उसको हमने सिग्मा डी से डिनोट किया। और मैंने तुमसे पूछा कि सिग्मा 1 क्या होता है, तो तुमने बोला सर सिग्मा 1 वो है जो भी हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस ऊपर से आ रहा है, किसी सॉइल स्पेसिमेन में भी लग रहा है, वो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 है। तो हमने बोला कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी है, और कन्फाइनिंग प्रेशर क्या हो गया, सिग्मा 3। समझ में आया। और इसी से हमारे को पता लग जाएगा क्या, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू, जो भी आपने कन्फाइनिंग प्रेशराइज्ड वाटर इसमें डाला है वहां से आप सिग्मा 3 को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। हम यहां से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। और आपको सिग्मा 1 अगर जो फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीज मालूम है। सिग्मा डी आपको पता है कि आपने ऊपर से कितना लोड लगाया, तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आपको इजिली वहां पे क्या है मिल जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों चीजें जो भी मैंने आपको बताई। अच्छा दूसरा क्या है कि यहाँ पे 3D में अगर जो देखा जाए तो मान लेते कि सिग्मा 2 यहां से लग रहा है और यहां से क्या लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है, ठीक है ना। अब ये सेम है तो 3D में हम सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 भी बोल सकते हैं। तो वही चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी और वही चीज मैं दोबारा भी बता रहा हूं कि सिग्मा 3 एज अ कन्फाइनिंग प्रेशर और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों क्या लग रहे हैं हमारे लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो हमारा जनरली क्या है, सेम है, सिग्मा 3 और दिस, है ना। ये पूरे राउंड में लग रहा है, ऐसे 2D में मैंने बनाया लेकिन आप समझ सकते हैं कि राउंड में लग रहा है।
तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा 3 क्यों आ रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर किस तरह से आ रहा है, हमारा जो सॉइल सैंपल है हमने कहाँ से लिया है, रबर मेम्ब्रेन का क्या काम है, और ये सारी जो कन्फाइंड प्रेशर क्यों बोलते हैं इसे, क्या है इसका रीजन। तो अगर जो इसको मैं दोबारा से आपको अच्छे से बताऊं, वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, अगर जो किसी को नहीं भी समझ आया तो दोबारा से सीख लो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना ट्रायक्सियल टेस्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो भी चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाऊं वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, जनरली बात किसकी हो रही है, हमारा काम क्या है कि यार सिग्मा 3 और सिग्मा 1 कैसे पता चलेगा हमको। देखो सिग्मा 3 हम जानते हैं इट इज अ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब भी कोई सैंपल है इसको आगे ट्रायक्सियल सेल में हम डालते हैं तो उसके चारों तरफ हम क्या लगाते हैं, एक फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, फ्लूइड प्रेशर को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फ्लूइड प्रेशर कह लो या फिर सेल प्रेशर कह लो, सेल प्रेशर कह लो, है ना, इसको हम लगाते हैं। अभी जो प्रेशर है ये हर साइड से क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं, बिकॉज इट इज इक्वल, इसीलिए इट इज बीइंग नोन एज अ कन्फाइनिंग प्रेशर। तो C3 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ सेल प्रेशर, ठीक है ना, सेल प्रेशर बोलते हैं। और सेल प्रेशर क्यों बोलते हैं, किसी सेल में डाल रखा है, ट्रायक्सियल सेल में डाल रखा है, दैट इज बीइंग नोन एज सेल प्रेशर। पर आपको जानते हो कि ऑल लेटरल या फिर जितना राउंड है उसमें क्या है, ये सेम जो है यानी सेम वैल्यू लग रही है। सिग्मा 3 यहां पे भी सेम है, 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 दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ कन्फाइंड प्रेशर। समझ में आया आपको, ठीक है। सिग्मा 1 क्या होता है, जनरली ये होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं आप, ये आपने सिग्मा 3 तो पहले से ही था, अब ऊपर से आपने क्या कर दिया, एक पिस्टन की मदद से आपने एक्शियल लोड लगाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है ना, एक्शियल लोड लगाना शुरू कर दिया। अब जब तक ये एक्शियल लोड नहीं लगेगा ना तब तक ये वर्टिकल स्ट्रेस यानी जो सिग्मा 3 है वो पहले से यहाँ पे लगा रहेगा। आपको पता है कि जब तक मैंने यहाँ से कोई भी वर्टिकल लोड नहीं लगाया है तो ऊपर से भी तो सिग्मा 3 लग रहा है, इसमें तो कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं, इस सॉइल स्पेसिमेन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेशर लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन की हेल्प से ऊपर से लोड लगाना शुरू कर दिया यानी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगाना शुरू कर दिया, दैट इज बीइंग नोन एज अ डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज बीइंग नोन एज अ डेविएटर स्ट्रेस। क्लियर हो गया दोनों चीजें, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा 1 को हम क्या बोलेंगे यहां पे, डेविएटर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। इजी है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो अदरवाइज अगर जो सिग्मा 1 यानी ऊपर से सिग्मा डी जो है अगर जो ऊपर से नहीं लगेगा, अदरवाइज पूरे सॉइल स्पेसिमेन में एक ही सेल प्रेशर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेशर लगेगा। समझ में आया, ठीक है। तो अगर जो मुझे सिग्मा 1 को फाइंड आउट करना है तो सिग्मा 1 क्या हो गया, ऊपर से आने वाला जितना भी वर्टिकल स्ट्रेस है किसी भी सॉइल स्पेसिमेन में लगने वाला वही हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 3 तो ऑलरेडी पहले से था, अब आपने एक्शियल लोड ऊपर से लगाया, एक्स्ट्रा जो एक्शियल लोड लगाया यानी सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस जो डेविएटर स्ट्रेस आपने दिया है वही हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। समझ में आया। तो सिग्मा 1 और सिग्मा डी किस तरह से फाइंड आउट करना है ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें को क्या करना है, अब हमें को एट द फेलियर पॉइंट पे एट द फेलियर पे हमें शेयर स्ट्रेस के बारे में पता करना है, टाउ के बारे में पता करना है। तो उसके लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं, हम एक सॉइल स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है ना, एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अस कंसीडर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द, यहां पे और भी लिख दो, एट द फेलियर हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रायक्सियल टेस्ट, ठीक है ना। ट्रायक्सियल टेस्ट की मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे और एक सॉइल स्पेसिमेन लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो बेसिक स्टेप्स तो आपको मालूम है कि जब हम एक सिलिंड्रिकल सैंपल लेते हैं और साइड में क्या लगता है हमारा, कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, सिग्मा 3 लगता है, और ऊपर से आने वाला जो भी डेविएटर स्ट्रेस है प्लस जो सिग्मा 3 है वो हमारा एक्शियल लोड में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीज तो हमको पता है, ठीक है ना। और हमको क्या पता है कि जब भी लोड बढ़ता है तो सॉइल क्या करता है, एक इंक्लाइन प्लेन पर क्या करता है, वो फेल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलियर प्लेन भी बोलते हैं। इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तब हम आगे जाके बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ द फेलियर। क्यों, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो जिस भी शेयर स्ट्रेस पे फेल होगी वही क्या रहेगी, हमारी शेयर स्ट्रेंथ रहेगी। दैट इज व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट दैट। ओके, दूसरा क्या है कि जैसे जैसे आप डेविएटर स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे, जैसे सिग्मा डी को आप बढ़ाते जाओगे, वैसे ही सिग्मा 1 भी बढ़ेगा यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फेलियर पे बात हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 एट द टाइम ऑफ द फेलियर, सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर भी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, और जो हमारा ऊपर से लगने वाला जो भी हमारा एक्शियल लोड है वो भी एट द टाइम ऑफ द फेलियर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 एट द टाइम ऑफ द फेलियर, सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि फेलियर के टाइम पे ही हम बात कर रहे हैं कि शेयर स्ट्रेंथ क्या है, वो जो शेयर स्ट्रेस जिस पे वो फेल करेगा वही हमारी शेयर स्ट्रेंथ होगी। समझ में आया दोनों चीजें, ठीक है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि फेलियर प्लेन कैसे डेवलप होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे आपको पता है कि सॉइल क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पर क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है, फेल हो जाती है, इसी को हम फेलियर प्लेन बोलते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि एक फेलियर प्लेन यहाँ पे भी बन चुका होगा, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या होगा, फेलियर प्लेन बना होगा, ठीक है। इस तरह से हम मानते हैं इसको कि एक फेलियर प्लेन यहां पे बना होगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये एक इंक्लाइन प्लेन जो एक क्रिटिकल एंगल यानी थीटा सी पे बना होगा, ठीक है ना, थीटा
सी पे हमारे पास क्या बना होगा, एक ऐसा क्रिटिकल एंगल जहां पे हमारा जो है फेलियर प्लेन जो है बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। और ये फेलियर प्लेन क्या है, इट इज बीइंग नोन एज अ फेलियर प्लेन, ठीक है ना। अब बताओ मुझे इस फेलियर प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, बताओ। डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि एक परपेंडिकुलर स्ट्रेस जो है, यानी परपेंडिकुलर स्ट्रेस यहां पे लगेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या हो गया, सिग्मा एन। तो एक तो हमारा क्या लग रहा है, सिग्मा एन लग रहा है, सिग्मा एन लग रहा है। और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है वो अलोंग दिस फेलियर प्लेन जो है वो डेवलप होगा। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास अलोंग द, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूं ताकि आपको दिखे भी अच्छे से, है ना, इसके साथ बिल्कुल लगा दूंगा, इसके साथ चिपका के जो मैं लगा दूंगा, तो वैसे बनते ही यहाँ पे है, पर मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं शो करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा फेलियर प्लेन हो गया। और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे फेलियर प्लेन के अलोंग, यानी इस प्लेन के अलोंग एक शेयर स्ट्रेस जो है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, टाउ होगा। यहाँ का जो टाउ है, यहाँ पे जो टाउ है वो टाउ क्या होगा, वो टाउ एट द टाइम ऑफ द फेलियर होगा, हम बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ द फेलियर है। दूसरा ये हो किस पे रहा है, ये फेलियर प्लेन पे हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको टाउ एफ एफ, टाउ एफ एफ बोल सकते हैं। क्या मतलब, मैं बोल रहा हूं कि देखो हमने बोला कि टाउ जो है वो शेयर स्ट्रेस है, हमें पता है कि वो शेयर स्ट्रेस है, वो अलोंग द प्लेन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन ही होता है हमारा क्या, शेयर स्ट्रेस। अब जो ये शेयर स्ट्रेस है वो अलोंग द प्लेन है, जिसमें पहला एफ है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो हो रहा है एट द टाइम ऑफ द फेलियर, एट द टाइम ऑफ द फेलियर के लिए यूज हुआ, एट द टाइम ऑफ द फेलियर, है ना। फेलियर के टाइम पे जो डेवलप हुआ है शेयर स्ट्रेस, वो हमारे लिए ये वाला शेयर स्ट्रेस, और जो ऊपर जो हमने शेयर स्ट्रेस की बात की गई थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे भी तो शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ था, ये जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ था ये क्या है, ये नॉर्मल टाइम की बात है, ये वाला जो है ये नॉर्मल टाइम की बात है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी एट द टाइम ऑफ द फेलियर के लिए, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ द फेलियर के लिए हम शेयर को देख रहे हैं, क्योंकि यही क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है। ये जो हमारा टाउ एफ एफ है ना, यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, इट इज द शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि जिस शेयर स्ट्रेंथ पे, जिस शेयर स्ट्रेस पे, जिस शेयर स्ट्रेस पे फेल होता है ना, होता है, वही क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है। समझ आया आपको ये दोनों चीजें। तो फर्स्ट एफ किसके लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट एफ किसके लिए यूज हो रहा है, एट द टाइम ऑफ द फेलियर के लिए, और दूसरा एफ क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑन द फेलियर प्लेन, दैट इज वाई दूसरा एफ यहां पे यूज किया गया है। सेकेंड एफ हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज ऑन द फेलियर प्लेन पे डेवलप हुआ है हमारा शेयर स्ट्रेस, फेलियर प्लेन। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट कि क्यों हो रहा है, टाउ एफ एफ क्यों लिखा है। अब जनरली क्या होगा, एक रिजल्टेंट भी बनेगा, तो एक रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का वेक्टर सम बनेगा, तो यहां पे बना देते हैं वो, और क्या चाहिए हमारे को, बस यहां पे हमने बना दिया, तो दिस इज द सिग्मा आर। क्लियर हो गया। और नॉर्मल के साथ जो हमारा सिग्मा आर है वो एक एंगल बनाता है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, यू नो वेरी वेल। लेकिन ये जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है ना, यानी जो बी है वो बीटा जो है वो बीटा मैक्स है, यहां पे क्या है, ये बीटा मैक्स है। अब क्वेश्चन उठता है सर एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी जो है वो बीटा मैक्स क्यों है, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये फेलियर प्लेन पे ये जो बी हमारा डेवलप हुआ है, जो सिग्मा एन और सिग्मा आर के दोनों के बीच का जो एंगल है वो बीटा मैक्स क्यों आ रहा है। तो इसको समझने के लिए ना बहुत ज्यादा बेसिक में जाते हैं, थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि यहां पे लिखता हूं मैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब मैं बात कर रहा हूं क्या, किसी भी प्लेन की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल फेलियर प्लेन को अगर मैंने ले लिया यहां पे, लेट अस कंसीडर ये हमारे पास क्या है, फेलियर प्लेन है। इसमें क्या लग रहा है, एक तो सिग्मा एन लग रहा है, ठीक है ना, एक तो सिग्मा एन लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, जो सिग्मा एन क्या है, वो इट इज वो क्या प्लेन को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है हमारे को, सिग्मा एन जो है वो प्लेन को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज आप जानते हो ना, मैं इसको और भी सिंपली वे में बता रहा हूं। तो सिग्मा एन प्लेन को प्रेस कर रहा है, नीचे को दबा रहा है। वो जो शेयर है वो क्या है, प्लेन के अलोंग क्या करना चाह रहा है, वो स्लाइड करना चाह रहा है। ये जो शेयर है यानी जो टाउ है वो इस प्लेन में क्या करना चाह रहा है, स्लाइड करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन के अलोंग ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, प्लेन के अलोंग स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, की कोशिश कर रहा है, कर रहा है। क्लियर हो गए, दोनों चीजें क्लियर होगी, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल चीज बताई। अब जनरली हो क्या रहा है, जब तक ना हमारा सिग्मा एन, जो सिग्मा एन है वो बड़ा है किससे, सिग्मा एन बड़ा है हमारे टाउ से, मतलब सिग्मा एन या इस केस में बड़ा है और टाउ जो है वो छोटा है, तब तक हमारी सॉइल क्या रहती है, स्टेबल रहती है। मतलब ऊपर से जो हमारे प्लेन को प्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सॉइल के सॉलिड्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं, बढ़िया से प्रेस हो रहे हैं। उसके कारण क्या है, हमारा जो है शेयर जो है यहाँ पे, जो शेयर की वैल्यू है जो इसको स्लाइड कराएगी, जो एक इंक्लाइन प्लेन बनाएगी, वो क्या होगी, वो उसकी वैल्यू जो है वो छोटी है, लेकिन ऊपर से जो प्रेस आ रहा है इस पे, वो इसको बिल्कुल ही कन्फाइन यानी टाइटली पैक करके रख रहा है। समझ में आया। तो सिग्मा एन जब तक बड़ा रहेगा और टाउ जब तक छोटा रहेगा, हमारी सॉइल क्या रहेगी बताओ,
सेफ रहेगी, डेफिनेटली वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। और जैसे जैसे ही हमारा शेयर बढ़ता जाएगा, यानी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ऊपर की नॉर्मल स्ट्रेस से वो बढ़ती जाएगी शेयर की वैल्यू, तो आपको पता है कि ये स्लाइड करने की टेंडेंसी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बताओ मुझे वो सॉइल सेफ रहेगी? डेफिनेटली नॉट, वो सॉइल क्या रहेगी, अनसेफ रहेगी, क्योंकि हमारा जो है शेयर की वैल्यू वहां पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दोनों समझ में आया? अगर जो नहीं समझ में आया तो ये देखो कि फेलियर किसकी वजह से हो रहा है। जब भी हम फेलियर की बात करते हैं तो फेलियर क्यों हो रहा है? जब हम सॉइल को देखते हैं ना, तो सॉइल फेल तब होता है जब उसकी टाउ की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। आपको ये चीज समझ में आई? जब हमारी जो रेजिस्टिंग है, जो हमारी रेजिस्टिंग फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गई है ना, जो हमारी फ्रिक्शन होगी या फिर जो इंटरलॉकिंग होगी, जब ये रेजिस्टिंग फोर्स को ओवरकम करके, यानी इसको तोड़ने के बाद हमारी शेयर की वैल्यू बढ़ती ही जाती है, तो हम बोलते हैं क्या, वो प्लेन जो है, वो जो हमारा सॉइल है वो फेल करना शुरू कर जाएगी। समझ में आया? मतलब जो हमारी फेलियर की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर की वजह से आती है, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आती है। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से फेलियर नहीं होता। तो ये चीज समझ लो कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से फेल नहीं होता है, फेल नहीं होता। और ये चीज आप पहले से भी समझ सकते हो कि जब मैं बात कर रहा था आपको नॉर्मल स्ट्रेस की, जैसे जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के बढ़ जाने से हमारी जो फ्रिक्शन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है इन जनरल। आपने तो इस चीज समझी ना कि जैसे आपने नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाया, जितना नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाओगे, मतलब अभी आप ये समझ रहे हो ना, जैसे आप ट्रायक्सियल टेस्ट को देखते हो तो आप ये समझते हो कि आपने डेविएटेड स्ट्रेस को बढ़ाया और आपने बाकी सब तो सेम है, डेविएटेड स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो तो फेलियर हो रहा है, ऐसा नहीं है। फेलियर किसकी वजह से हो रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एन की वजह से फेलियर नहीं हो रहा, सिर्फ शेयर की वजह से फेलियर हो रहा है। सिग्मा एन तो सेम है, सिग्मा एन इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन यहां पे बढ़ क्या रहा है, यहां पे इंक्रीज जो हो रहा है वो शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ में आया दोनों चीजें कि शेयर की वैल्यू की बढ़ने की वजह से हमारा फेलियर जो है हो रहा है। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं, मतलब इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फेलियर कंडीशन जो है, फेलियर कंडीशन शेयर की वजह से आती है ना कि नॉर्मल की वजह से, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना, वजह से। ये चीजें समझ में आ गई जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। ये ना चीजें ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अपनी कॉपी में भी लिख दिया करो ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसलिए ना हमें ये देखना जरूरी है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी जो आर है उसका कितना हिस्सा प्लेन के अलोंग है या फिर नॉर्मल है टू द प्लेन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो ये चीज तो आपको पता है कि हमारे सिग्मा आर को देखना पड़ता है कि वो किसके अलोंग आ रहा है, क्या वो सिग्मा एन के अलोंग आ रहा है या फिर वो हमारे टाउ एफ के अलोंग जो है ज्यादा झुक रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी यानी बी, आपको मैंने पहले बता दिया कि बी क्या होता है, इट्स एन एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। इतनी चीज तो क्लियर होगी, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। अब ये जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है, अगर एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी नॉर्मल की डायरेक्शन में ज्यादा आएगा तो सॉइल क्या रहेगी हमारी, स्टेबल रहेगी। सॉइल क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगर वो शेयर की तरफ को झुकता रहा तो शेयर की वैल्यू बढ़ाएगा। मतलब मैं सिग्मा आर की बात कर रहा हूं ना, सिग्मा आर की। अगर सिग्मा आर ज्यादा किसकी तरफ झुकेगा, हमारा नॉर्मल की तरफ को झुकेगा, यानी इस तरफ को झुकेगा, मतलब क्या है कि बीटा जो है हमारा मिनिमम होगा तो सॉइल क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। पर जैसे जैसे वो शेयर की तरफ को बढ़ता जाएगा, यानी बीटा जो है वो बढ़ता जाएगा, बीटा मैक्स हो जाएगा, तो उस केस में हमारी सॉइल क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। सॉइल क्या है, फेल कर सकती है, सॉइल में फेल, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जाननी कि सिग्मा आर की कंपोनेंट जब वो सिग्मा एन की तरफ को रहेगा तो सॉइल स्टेबल रहेगी, अगर वो टाउ की तरफ को रहेगा तो वो सॉइल क्या करेगी, फेल करेगी। मतलब समझा नहीं, मतलब ऐसे देखो ना, एक केस ऐसा समझो कि सिग्मा एन ये है और टाउ जो है वो ये है, टाउ जो है ये है। अब अगर जो सिग्मा आर ज्यादा किसकी तरफ को रहेगा, सिग्मा एन की तरफ को रहेगा, और दूसरे ही केस में मान लेते हैं कि दूसरे ही केस में क्या है कि ये भी सिग्मा एन है और ये है हमारा टाउ है, टाउ है, ठीक है ना, इसको टाउ मानते हैं, और ये यहां पे रह गया, सिग्मा जो है यहां पे जैसे रह गया, तो यहां पे ऐड किसकी कर रहा है, ये टाउ को ऐड कर रहा है, मतलब ये फेल करने की कोशिश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सॉइल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या रहेगी, सॉइल हमारी स्टेबल रहेगी और ये सॉइल क्या रहेगी हमारी, में फेल। दोनों चीजें समझ में आ गई। तो बताओ मुझे यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रहेगी और यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रहेगी। आपको पता है ना एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या है, वो रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल, इस प्लेन की जो नॉर्मल स्ट्रेस है उन दोनों के बीच का एंगल है। तो बताओ मुझे यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रहेगी और यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रहेगी। डेफिनेटली आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जहां पे इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो बहुत कम है तो यहां पे बीटा की वैल्यू मिनिमम रहेगी और यहां पे बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम रहेगी, तभी तो हमने यहां पे लिखा है कि बीटा यहां पे मैक्सिमम आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा मैक्सिमम, बिकॉज ये फेल करने की पूरी कोशिश कर रहा है सॉइल स्पेसिमेन को, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं अच्छे से ताकि आपको पता लग जाए कि हम बीटा को अगर जो डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी को अगर जो हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस और प्लेन के नॉर्मल
प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है ना, हिंदी में लिखता हूं मैं ताकि आपको समझ भी आए सब कुछ। ठीक है ना, अगर हमारा अगर बीटा हमारा क्या होगा, अगर बीटा छोटा है, ठीक है ना, अगर बीटा हमारा क्या है, छोटा है, मतलब ज्यादा कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है, तो सॉइल क्या रहेगी उस केस में, सॉइल विल बी, या ऐसे लिखो सॉइल स्टेबल, है ना, सॉइल विल बी स्टेबल या फिर सॉइल स्टेबल लिखो। क्लियर हो गया? अगर हमारा बीटा बड़ा है, अगर हमारा बीटा क्या होगा, बड़ा है, अगर हमारा बीटा जो है बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा कंपोनेंट प्लेन के अलोंग, यानी किसके, शेयर डायरेक्शन में। आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दिया ना, अब कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तभी मैं पहले बता देता हूं। शेयर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि स्लाइडिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, स्लाइडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया सारे पॉइंट जो भी मैंने बताए? अब एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। कोई भी पूछेगा आपसे एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी तो ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना, एंगल किसके बीच में है और क्या है क्या नहीं है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि बीटा जो है वो मैक्सिमम है ना। और क्या बोल सकते हैं, एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, जब इन दोनों के बीच का एंगल, मान लेते कि वो अल्फा है, जब इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा मिनिमम होगा, जब अल्फा मिनिमम होगा तभी बीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस वे भी बोल सकते हैं। और किस वे में बोल सकते हैं, अगर ऐसे भी समझ नहीं आया इसको मैं और भी अच्छे से बता देता हूं। और किस तरह से बोल सकते हैं इसको हम, कि अगर मैं बोलूं, वी कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड, जब हम सैंड की बात करते हैं तो हमें पता है कि कोहेजन क्या होता है, जीरो होता है। हमारे को ये चीज बताया कूलम साहब ने कि जो हमारी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, एक तो कोहेजन पे करती है, सिग्मा एंड टेन बीटा पे, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, शेयर स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू दिस, लेकिन कोहेजन जीरो है सैंड के कारण, तो यहां पे सिग्मा एन के बराबर। अच्छा, यहां पे कोहेजन सी जो है वो जीरो है, तो मुझे बताओ कि जो बीटा होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं उसे एंगल ऑफ रिपोज बोल सकता हूं? मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर की है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी बोल सकता हूं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। दोनों चीज मैं इसको क्लियर करके बता सकता हूं आपको। तो बीटा क्या हो गया यहां पे, दैट विल बी इक्वल टू tan बीटा। आप यहां से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस को यानी जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको इंक्रीज करते जाओगे, tan बीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है, पर अभी की बात कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आई कैन से कि जैसे जैसे tan हमारा जो सिग्मा एन है वो डिक्रीज होता जाएगा, वी कैन से कि tan बीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से भी आप देख सकते हो कि मैथमेटिकली अगर आपको देखना है। और एक और चीज, कोहेजन जीरो है तो वहां पे हमारा जो भी एंगल होगा वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और बताओ, अगर जहां पे कोहेजन होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, नहीं होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के वो बराबर नहीं होगा। ये चीज आपको दोनों पता है। तो बताओ, अगर जो सिग्मा एन मैक्स होगा तो क्या होगा, अगर सिग्मा एन मैक्स हो गया, अगर सिग्मा एन मैक्स हो गया तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारी शेयर स्ट्रेस है यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये चीज तो आपको पता ही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा टाउ अपॉन सिग्मा एन का रेशियो, अच्छा रेशियो के हिसाब से बताना है तो बताओ कि अगर जो इनका रेशियो कम होगा, लेट अस अज्यूम कि इनका रेशियो कम कब होगा, जब सिग्मा इन की वैल्यू ज्यादा होगी और शेयर की वैल्यू कम होगी। तो जब इनका रेशियो कम होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो tan बीटा है वो भी क्या होगा, लेस होगा, है ना। यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। जैसे ही इन दोनों का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, tan बीटा भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेशियो के हिसाब से भी देख सकते हैं, जितनी मैक्सिमम रेशियो होगी उसी से बोल सकते हैं कि tan बीटा भी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, यानी शेयर की वैल्यू क्या होगी, वहां पे ज्यादा होगी। बस इतनी सी क्लियर बात होगी आपको। तो एंगल ऑफ ऑब्लिगेटी से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज देखनी पड़ेगी नेक्स्ट। और आपको पता भी है कि tan बीटा जनरली जो हमारा बी मैक्स है वो जनरली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब अभी समझाने वाला सारा मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे बस मैं लिख रहा हूँ आपको चीजें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। टाउ एफ क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है, आपको ये चीज पता है। तो टाउ एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको एस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको, क्या मैं इसको एस लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो टाउ एफ क्या हो गया हमारा, इट विल बी द शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेंथ हो गया जो भी है हमारे पास, ठीक है ना। और एफ के बारे में बता दिया। तो एस जो है यहाँ पे और चीजें जो आपको लिखनी है साथ में, मैंने वहां पे नहीं लिखी। तो आई कैन से कि जब हम बात करें एस की, तो एस क्या है, इट इज द शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर, एट द, अब मैं सब कुछ लिख ही रहा हूं बस, है ना, एट द टाइम ऑफ द फेलियर टाउ एफ एफ, ठीक है ना। एंड ऑन दिस प्लेन
on this plane, sigma r is most inclined with the normal of that plane. Here बीटा मैक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं अब बता सकते हो आप मुझे, क्या बोलते हैं इसको? इट इज बीइंग नोन एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और क्या बोल सकता हूं मैं? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। समझ आया सब कुछ? यहां पे टाउ एफ एफ क्या है? इट इज द शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। और यही क्या है? इट इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑल्सो, शेयर स्ट्रेंथ। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको? एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ में आया दोनों चीजें, ठीक है ना। और यहीं से क्या आता है हमारे पास कि टाउ एफ एफ अगर एस के बराबर है, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था? फाई से रिप्रेजेंट करता था। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी, जिसको नहीं पता है वो जाके पीछे वाले लेक्चर देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि tan हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट की जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वाला लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा हमने। तो tan फाई विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मतलब कैसे आए tan फाई? मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? कोहेजन प्लस हमारा किसके होता है? सिग्मा एंड tan फाई के होता है ना, tan फाई के होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बी मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये चीज मैंने आपको बताई है। कोहेजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे 0 है तो सिग्मा के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? टाउ से। लेकिन ये जो टाउ है वो कौन सा देख रहे हैं हम? फेलियर प्लेन वाला देख रहे हैं, तो टाउ एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट की जो टाउ जो tan फाई है, या फिर इसको tan बीटा लिखो, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ना। कि tan बीटा मैक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? टाउ एफ एफ के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिग्मा एन था तो सिग्मा एन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो आई कैन राइट इट विल बी इक्वल टू सिग्मा एन। समझ में आया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो टाउ एफ एफ है उसको मैं एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस अपॉन सिग्मा एन? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां से एक रिलेशन आता है, बहुत ही अच्छा रिलेशन, दैट इज इक्वल टू कि एस जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एन tan बीटा मैक्स, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एस क्या हो गया यहाँ पे? इट विल बी द शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ऐसा आपको मैंने बताया कि इट विल बी द शेयर स्ट्रेंथ, वही लिख सकते हैं आप, शेयर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एन एंड एंगल ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, ठीक है ना। तो एक किसका रिलेशन है? द शेयर स्ट्रेंथ का, शेयर स्ट्रेंथ का किसके साथ है? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑब्लिगिटी एंड नॉर्मल स्ट्रेस। याद रख लोगे आप, क्वेश्चन में अगर जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी दिया होगा और सिग्मा एन दिया होगा तो क्या शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? ये फॉर्मूला किसके रिलेशन के साथ है? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी के साथ और सिग्मा एन के साथ। तो जब भी नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी आएगा तो शेयर स्ट्रेंथ आप इजीली निकाल सकते हो। बस एस को याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है ना। बच्चे भूल जाते हैं, तभी मैं बता रहा हूं आपको बार बार। तो शेयर स्ट्रेंथ विल बी दिस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 2 स्टार मान लो इसको।